पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह का परिवर्त निकालना सीखा था और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, समसम्मित आव्यूह क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्वेश्चन लगाए थे। अब अगली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.4 के लिए हम लोग हैं। अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि उसमें करना क्या है। उस एक्सरसाइज में हम लोग आव्यूह पर कैसे उसका इन्वर्स निकालते हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, क्या हम लोग पढ़ेंगे। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम हम लोग इसको सीखने जा रहे हैं। कैसे अब इसको हम लगाएंगे, इसको पहले कुछ चीजें सीखनी होंगी, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आव्यूह पर हम आव्यूह पर एलिमेंट्री ऑपरेशन करना सीखें। थोड़ा सा देखिए ध्यान, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया कैसे होती है। देखें, आप प्रारंभिक संक्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं हम लोग 6 प्रकार से कर सकते हैं, जिनमें से 3 पंक्तियों में होती हैं और 3 स्तंभों में होती हैं, जिन्हें हम लोग प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। कैसे होती हैं? जो हम लोग ये प्रारंभिक संक्रियाएं करते हैं, ये प्रारंभिक संक्रियाएं 6 प्रकार से कर सकते हैं। 6 प्रकार से कौन कौन से? उनमें से 3 तो हम लोग करेंगे रो पे, यानी कि पंक्तियों पर, और 3 स्तंभों पर प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर क्या क्या होता है थोड़ा सा उसको समझें एक बार आप। सबसे पहला जो या पहली संक्रिया होगी हमारी नंबर 1, हम किसी भी आव्यूह में, कोई आव्यूह जैसे हमारा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 7, 2, 4, 3, 2, ये कोई 3/3 का आव्यूह दिया गया है। और क्या कर सकते हैं, अगर R1 पहली रो और तीसरी रो, पहली रो को तीसरी रो की जगह पर और तीसरी रो को पहली रो पे रखना है, इनका आपस में विनिमय करना है, इंटरचेंज। तो उसको ऐसे दिखाएंगे, R1 R3 आपस में क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर इसको देखें तो कैसे हो जाएगा आपका, ये R1 ये है 2 3 4, R3 है 4 3 2, तो इसको आपस में इंटरचेंज करिए तो यहां हो जाएगा 4 5 7 2 2 3 4। इसे बोलते हैं आपस में इंटरचेंज करना। और इसको प्रदर्शित कर निरूपित करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं कि R1 R3 आपस में इंटरचेंज हुए और ये सिंबल आपका यहाँ पे लगेगा। सिंबॉलिक ध्यान रखना है आप, हम इसको कैसे निरूपित करते हैं। तो पहला क्या है प्रारंभिक संक्रिया के लिए, कि अगर हम किन्हीं 2 स्तंभों या 2 पंक्तियों को आपस में इंटर हैं तो इंटरचेंज करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग करेंगे,
इस प्रकार से, जैसे अगर कॉलम को करेंगे तो C1 यहाँ ऐसे, C3 को C3 में और C3 को C1 में चेंज करना है। जैसे हमने यहाँ पे R1 R3 को चेंज किया, वैसे ही आप C1 C3 को, ये C1 है आपका, ये C3 है, तो C1 की जगह C3 हो जाएगा और C3 की जगह C1 हो जाएगा। आप यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये पहला रूपांतरण मैंने आपको बताया। दूसरा रूपांतरण क्या हो सकता है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके, और उसको कैसे हम लोग निरूपित करते हैं उसको देखें। जैसे यही एग्जाम्पल है, A बराबर हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स है ये, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, R1 में, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, R1 में हमने क्या किया, 3 से गुणा किया, तो R टेंस टू 3 R1। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन R1 में संक्रिया क्या कर रहे हैं, R1 यानी कि पहले। जब आप यहां करेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, देखें आप, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, और बाकी के सारी जैसी हैं वैसी रहेंगी, उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें, ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। हम R1 में 3 स्केलर क्वांटिटी से, शून्येतर संख्या, आप शून्य से अलग हटके किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, और वो आपकी सेकेंड एलिमेंट कहलाएगी। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या मैंने बताया आपको, R1 R2 को या R1 R3 आपस में इंटरचेंज करना, किन्हीं दो रो को आपस में या किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना। और सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है हमारा, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई आप इंडिविजुअल कर सकते हैं। नंबर 3 जो हमारी एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा, जो हमारा प्रारंभिक संक्रिया होगी, वो क्या है, किन्हीं भी पंक्ति या स्तंभों को, किन्हीं भी पंक्ति या स्तंभ में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, संगत अवयवों को आपस में जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें R जोड़ना है, R1 में जोड़ना है, R1 प्लस R2 ऐसे आप लिख देंगे, या R1 में R3 जोड़ना है तो आप लिखेंगे R1 में R1, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें घटाना है तो घटाने के लिए क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना है, तो R1 माइनस R2, या R2 में घटाना है, R2 से R1 घटाना है, R1 कर देंगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये थर्ड है कि हम किसी भी कॉलम में, जैसे ये रो में बता रहे हैं वैसे ही कॉलम में भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं, ये केवल रो को जोड़ना, आप किसी इंडिविजुअल रो में किसी भी अधिक संख्या से गुणा करके आप फिर जोड़ सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि R1 में मुझे R1 में जोड़ना है, कौन सी रो जोड़नी है, तीसरी रो जोड़नी है, और उसमें 2 से गुणा भी करनी है, तो 2R2 जोड़ दिया, लो हमने, सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको इसलिए समझा रहा था क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम, वहां पे यूज करनी पड़ेंगी, तो जब तक आपको ये सब चीज पता नहीं होगी आप सवालों को लगा नहीं पाएंगे। तो इस चीज को समझ लें आप कि किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किन्हीं भी रो या कॉलम में आप इंडिविजुअल किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको बदल सकते हैं, किसी भी रो में किसी भी रो को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अथवा किसी इंडिविजुअल रो में आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, आप माइनस भी कर सकते हैं, इट इज सेम। अब यहाँ पर हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी, अभी व्युत्क्रम को लगाने से पहले एक है डिफरेंशिएशन है, वो आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं क्या है परिभाषा। वो व्युत्क्रमणी आव्यूह, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, क्या है हमारी, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, आप पहले इसको समझें और फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा क्या करना है, इसका करते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस पर डिस्कस करूंगा। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता क्या है, मान लीजिए कोई आव्यूह ए है, यदि ए है और ये मान लीजिए किसी कोटि का है, 2x2 का है या 3x3 का है, ये यदि ए कोई आव्यूह है, क्या है ये,
ध्यान रखना वैसे वर्ग आव्यूह होगा ये, ए कोई वर्ग आव्यूह है और ये अन्य का अस्तित्व इस प्रकार से है और कोई दूसरा आव्यूह आपका है मान लीजिए और एक अन्य वर्ग आव्यूह है, अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार है कि कैसे है अस्तित्व उसका, ए बी मतलब ए पहले कोई आव्यूह है वर्ग आव्यूह और अन्य कोई बी आव्यूह और है, अन्य वर्ग आव्यूह कोई दूसरा है, अन्य वर्ग आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी की मल्टीप्लाई करें तो दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगी, आई आएगी। आई का मतलब क्या हुआ, तत्समक अवयव। क्या हुआ इसका मतलब, तत्समक अवयव। तो अगर ए की गुणा बी में करने पर आई मिले या बी की मल्टीप्लाई ए में करने पर हमको आई मिले तो इसका मतलब क्या होगा, तो बी को, तो दूसरा आव्यूह आपको मिला तो बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह कहेंगे। और इस व्युत्क्रम आव्यूह को कैसे निरूपित करेंगे, इसे ए इनवर्स से निरूपित करते हैं, ए इनवर्स से, इसे ए इनवर्स से निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में जो आपका ए है ना, इस ऐसी दशा में जो आपका ए आव्यूह क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। ये समझो आप, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब आप समझे व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, ए कोई वर्ग आव्यूह और अन्य वर्ग आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी मतलब आव्यूह ए की मल्टीप्लाई अगर बी में करेंगे या बी की मल्टीप्लाई आएगा, आई मिलना चाहिए हमको। अगर आई मिल जाता है, ए बी की गुणा करने पर या बी ए की मल्टीप्लाई करने पर आई मिलता है, तो जो बी आपका आव्यूह है ये ए का व्युत्क्रम है और इसे ए इनवर्स से निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में ए आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें कि आप लोग समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता रहा हूं कि किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं हो सकता है। नोट कर लें आप, किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं हो सकता, व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। आयताकार आव्यूह का मतलब ये होता है जिसमें कॉलम अधिक हो रो कम हो, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। ये जो आव्यूह मैंने यहाँ पे लिखा था ये आपका वर्ग आव्यूह है, इसमें रो और कॉलम 3 कॉलम है, ठीक है ना। लेकिन आयताकार आव्यूह ये होता है, जैसे आयताकार आव्यूह मान लीजिए इसमें a बराबर 3 4 5 2 1 4, इसे बोलते हैं आयताकार आव्यूह। इसमें कॉलम अधिक होंगे रो कम होंगे, ध्यान रखना हमेशा। आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है, इसको आप माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है ना। और यह किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि ए और बी दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह होने चाहिए। ठीक है ना। ए और हैं ये दोनों ही मैट्रिक्स समान ऑर्डर के, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक आव्यूह अगर दोनों ऑर्डर के नहीं है, समान कोटि के नहीं है वर्ग आव्यूह, तो इनका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसको आप विशेष रूप से अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। और एक बात और, नंबर 2 नोट कर लें आप, यदि यहां पर एक चीज और ध्यान दें, यदि बी
आव्यूह ए का व्युत्क्रम है, यदि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो ध्यान रखना हमेशा, अगर बी ए का व्युत्क्रम तो ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम होगा, बी का, यदि ए आव्यूह, ये ध्यान रखें, यदि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम होगा, ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। ये दो चीजें मैंने आपको नोट कराई, नोट में है। पहला क्या नोट है कि किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है, नहीं निकल सकता है। आयताकार आव्यूह क्या मैंने आपको बताया, जिसमें कम हूं। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, यदि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम होगा, ये ठीक है ना। ये आपको मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताए। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखें, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूं। देखें, किसी आव्यूह की अद्वितीयता यानी कि यूनिक, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो कि आपको कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी आव्यूह का जो व्युत्क्रम होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होगा, हमेशा अद्वितीय होगा, वो दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नंबर की जो थ्योरम है, यदि ए और बी दो समान कोटि के व्युत्क्रम आव्यूह हैं, ये मैं प्रमेय आपको करवाया दे रहा हूं क्योंकि ये प्रमेय परीक्षा में पूछी जा चुकी है पहले से। यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणी तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स बराबर क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। ये हमको प्रूफ करना है, ये परीक्षा में आ चुका है आपका बोर्ड एग्जाम में। यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणी आव्यूह हों तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, ये हमको प्रूफ करना है। इसका प्रूफ क्या आएगा, सबसे पहले आप जानते हैं व्युत्क्रमणी की परिभाषा क्या कहती है। अभी मैंने आपको बताई व्युत्क्रमणी की परिभाषा क्या है। कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणी कब होता है, देखो मैंने आपको बताया था अभी, आप देखिए, जब ए बी या बी ए बराबर आई आए तब आव्यूह आपका क्या कहलाएगा, तो ए को व्युत्क्रमणी। तो व्युत्क्रमणी आव्यूह की परिभाषा क्या कहती है, उसके अनुसार आप देखें, ए बी और ए बी इनवर्स बराबर क्या आएगा, आई होना चाहिए। मतलब इसका ये होता है ए इनवर्स बराबर आई, ये व्युत्क्रमणी आव्यूह, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। अब यहां देखें, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, कर दीजिए गुणा दोनों तरफ, क्या जाएगा आपका, ए इनवर्स ए बी ऑफ ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस यहां पर ले लीजिए इसको, ए इनवर्स ए, यहां पर एक चीज और ध्यान दें, ए इनवर्स ए इंटू वी, ये आपका हो गया ए बी इनवर्स बराबर, थोड़ा सा यहाँ बराबर क्या आएगा आपका, ए इनवर्स आई। ए इनवर्स ए क्या होगा, फिर देखें आप, ए इनवर्स ए क्या होगा, आई होगा। तो
तो इसको आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। आई बी क्या होता है ये आपको पहले से पता है, आई बी बराबर आई ए बराबर है, या आई बी बराबर आई हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। तो ए इनवर्स आई वैसे क्या होगा, इसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स आई भी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स। जैसे ए हो जाएगा वैसे ही ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स हो जाएगा। ये आपका व्युत्क्रमणीय नियम कहलाता है, ध्यान रखें आप, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा यही है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ v इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर, फिर से देखो, दोनों तरफ b इनवर्स से गुणा b इनवर्स v ए बी इनवर्स बराबर b इनवर्स a इनवर्स का मान क्या आएगा, जैसे यहां देखो a इनवर्स a का मान i आया था, वैसे ही b इनवर्स b का मान क्या आएगा, है i आएगा ना। तो यहाँ पे i ए बी इनवर्स बराबर v इनवर्स a इनवर्स। अब आप जानते हैं i में किसी भी, अब यहाँ देखो i में a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई जब ए बी इनवर्स में करेंगे तो ए बी इनवर्स ही तो आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ए बी इनवर्स बराबर v इनवर्स a इनवर्स। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट को प्रूव कराई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप नोट कर लें और इसका रिवीजन करने के तरीके से ये आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने टॉपिक शुरू किया था, शुरू में मैंने बताया था, क्या था टॉपिक हमारा, कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि संक्रियाएं क्या होती हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं होती क्या हैं, और कैसे उनको हम लोग करते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह पर डिपेंड कराई, ठीक है ना। अब हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह जो होते हैं वो उसको बताया मैंने। अब प्रारंभिक संक्रिया द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं उसको आप लोग थोड़ा सा देखेंगे एक बार, और फिर आपको ध्यान में आ जाएगा। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा प्रतिलोम ज्ञात करना। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, देखें, प्रारंभिक संक्रिया प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह व्युत्क्रम ज्ञात करना, ठीक है ना। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो नियम है इसके, आप वो समझ लें। मान लीजिए कोई आपको एक आव्यूह दिया हुआ है a 2/2 का, a11 a12 a21 a22, ठीक है। ये आपका 2/2 का कोई आव्यूह दिया गया है, a 2/2 का। और यहां पर आप दो प्रकार से कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, या तो पंक्ति में लगाएंगे या रो में लगाएंगे। एक ध्यान रखना, हमेशा मेरी बात को ध्यान से समझिए, या तो पंक्ति में लगेगा या रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा। दोनों ऑपरेशन एक साथ मत लगाना, पंक्ति या स्तंभ। पंक्ति को लगाएंगे तो स्तंभ को नहीं लगाएंगे, स्तंभ का ऑपरेशन लगाएंगे तो पंक्ति का नहीं लगाएंगे, दो में से एक ही लगाएंगे, ठीक है ना। और दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, ये ध्यान रखना। तो यहां पर एक चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि अगर हमें ए का व्युत्क्रम निकालना है या प्रतिलोम निकालना है, व्युत्क्रम को प्रतिलोम भी कहते हैं, इनवर्स भी कहते हैं। तो अगर हमें ए का प्रतिलोम, उसके लिए ध्यान रखें कि इसका स्टेप हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आव्यूह आपका दिया हुआ है उसको लिखेंगे a बराबर आई ए। ये पॉइंट आप पहला देखें ध्यान से, a बराबर क्या लिखेंगे, आई ए। जहां आई क्या होगा,
आई आपका तत्सम काव्य होगा और उसी कोट का होगा जिस कोट का 2/2 ऑर्डर का आपका ये मैट्रिक्स है, तो आई भी आपका 2/2 ऑर्डर का होगा और 2/2 ऑर्डर का आई क्या होता है 10, ठीक है ना, ये होता है। तो वो यहाँ पे आपको लिखना है ए बराबर आई ए। अच्छा आई ए क्यों लिख दिया, क्योंकि हम जब मालूम है, हम बता चुके हैं आपको ऊपर आई ए बराबर ए ही होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। आई ए बराबर क्या होता है, ए ही होता है, तो ए बराबर आई ए लिख दिया, कोई फर्क भी नहीं पड़ा और हमारा काम भी निकल रहा है इससे। लेकिन आई ए का ध्यान रखें, जैसे हमने लिखा ए बी और लिखा बी ए, यहां पर क्रम विनिमय नियम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ए की गुणा बी से अगर हो रही है तो ये जरूर है कि बी की गुणा ए से हो, ये ध्यान रखें आप। तो ए बी और बी ए हमेशा एक से नहीं हो सकते हैं, ये इसका आप लोग ध्यान रखें। तो ऐसे हमने लिखा यहाँ पर ए बराबर आई ए, पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये हम स्पेशली यहाँ बता रहे हैं आपको। तो ए आई ए का मतलब ये हो गया प्रारंभिक संक्रिया जो होगी वो पंक्ति के होगी। जो भी हम ऑपरेशन इसमें करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन वो रो के सापेक्ष करेंगे। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया लागू करने के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया, ठीक है ना, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया लागू करने के लिए ठीक है ना, ठीक है ना, लागू करने के लिए। और सेकेंडली क्या होगा यहाँ ए बराबर अगर लिखा हमने ए आई, अब देखो यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, मामूली सा अंतर है, आई लिखा पहले ए लिखा बाद में, यहाँ ए लिखा पहले आई लिखा बाद में, लेकिन फर्क क्या पड़ा, अगर आई लिखेंगे पहले तो प्रारंभिक संक्रिया कहाँ होगी, ए में होगी, इसमें होगी, ठीक है ना। दूसरे वाले पे अगर ए बराबर ए आई लिखेंगे तो प्रारंभिक संक्रिया किस, ओ सॉरी आई में होगी, ए में नहीं होगी, किसमें होगी, आई में होगी। और अगर ए बराबर ए आई लिखा हमने तो संक्रिया किसमें होगी, पंक्ति सापेक्ष होगी, और ये होगी आपकी स्तंभ के सापेक्ष। प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया लागू करने के लिए आप देखें, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया लागू करने के लिए ध्यान रखें, ठीक है ना, लागू करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो ध्यान दें कि जो हमें संक्रिया लगानी है किस में लगानी पड़ेगी बताओ, आई में, है ना। किस में लगाएंगे, इधर यहाँ लगाएंगे, ए में लगाएंगे, इधर आई में लगाएंगे। इस ए को नहीं टच करना है, यहाँ ए को टच नहीं करना है। जब आप प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे तो इधर लेफ्ट में ए में लगाएंगे, राइट में आई में लगाएंगे, लेफ्ट में ए में लगाएंगे, राइट में आई में लगाएंगे। अब यहाँ पंक्ति के सापेक्ष कर और कॉलम के सापेक्ष करेंगे तो आई को बाद में लिखेंगे, ये आप लोग ध्यान रखें हमेशा। और दोनों में से किसी एक को लगाएंगे, या तो पंक्ति के सापेक्ष फिर कॉलम के सापेक्ष करेंगे। दोनों ऑपरेशन एक साथ मत लगाना, रो के ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो में क्रिया कर रहे हैं तो रो में ही करना, और कॉलम में क्रिया कर रहे हैं तो कॉलम, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके बता रहा हूं, देखें एक्सरसाइज आपकी 3.4 है और 3.4 क्या कह रहा है मैं आपको बता रहा हूं। 3.4 का पहला क्वेश्चन देखें आप, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि निम्नलिखित प्रश्नों में आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि उनका अस्तित्व हो। तो आप देखें हमारा सवाल है पहला 2/2 का मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। इसका हमें क्या निकालना, इसका ए इनवर्स निकालना है। किसकी मदद से, प्रारंभिक संक्रियाओं की मदद से, जो मैंने आपको बताया अभी। प्रारंभिक संक्रियाओं की मदद से हमें इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमने बताया था आपको दो तरीके हैं, या तो रो के सापेक्ष या कॉलम के सापेक्ष ऑपरेशन करेंगे, संक्रियाएं करेंगे। तो हम यहाँ पर आपको एक दिखाएंगे और एक बार आपको कॉलम के सापेक्ष करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको दोनों प्रकार के मेथड ध्यान में आ जाएं, ठीक है ना। करके दिखा दूंगा अभी। चलिए अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे। सबसे पहले
जो आप जानते हैं वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, आई ए। ए बराबर आई ए। आई पहले क्यों लिखा, क्योंकि हम पंक्ति के सापेक्ष करने जा रहे हैं। अगर हम ए को लिखते पहले तो क्या करते, स्तंभ के सापेक्ष करते। इसका ध्यान रखें, आई पहले कब लिखा जाएगा, बाद में कब लिखा जाएगा, मैंने क्लियर कर दिया पहले से ही, आप इसको ध्यान रखें। अब क्या होता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे। तो व्युत्क्रम निकालते कैसे हैं, तो ए को लिखो पहले। ए क्या है हमारा, ए है हमारा 1 -1 2 3, और आई क्या है 1 0 0 1, और ए को यहाँ एज इट इज ऐसे लिख दीजिए। अब करना क्या, ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर ए आई, ए इनवर्स आई बराबर क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ए इनवर्स आई बराबर क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ठीक है ना। इसका हम बताऊंगा कैसे एप्लीकेशन किया गया है। तो ए बराबर आई ए है। अब हम जो क्रिया इसमें करेंगे वही क्रिया आपकी इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और इसमें क्रिया कब तक करेंगे, जब तक कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये आपका तत्समक आव्यूह नहीं बन जाएगा, तब तक आप इसमें क्रिया करेंगे। जो ये आव्यूह दिया मतलब क्या हुआ 1 0 0 1, ये हमको बनाना है, इसको बनाना है हमें। ठीक है ना। और इसको बनाने के लिए जो भी क्रिया करनी पड़ेगी, जो यहां करेंगे वो, ये मत सोचना कि इसमें क्या हो रहा है, जो यहां करना वही यहां करना। ठीक है ना। जिसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें एन केन प्रकार है। और वो आई क्या है हमारा, जैसे यहां पे लिखा हुआ 1 0 0 1, या मैंने अलग से भी लिख दिया 1 0 0 1 में हमें इसको रूपांतरित करना है। रूपांतरण यहाँ तो हमको आसानी से मिल गया कि यहाँ 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा है 1, और 1 ही हमें चाहिए, तो यहाँ तो आपको पहला 1 मिल गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, यहाँ पे क्या चाहिए, क्या चाहिए 0 चाहिए। तो अब आपको अपने दिमाग से यहाँ पे देखना है कि हम कैसे कैसे इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखें आप, सबसे पहले हम इसको अगर 0 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको बताइए। तो इसको 0 करने के लिए बराबर यहां पर आपका 1 लिखा हुआ है, तो हम इसमें पहली रो में कुछ नहीं करेंगे, जैसी है वैसे उतार देंगे। इसको हमें 0 करना है तो हम 2 में से 2 घटाएंगे तभी 0 आएगा, है ना। क्या करेंगे यहाँ पर R2 में R2 - 2R1, हम पहली रो में 2 से गुणा करेंगे और दूसरी रो से घटाएंगे उसको। देखिए दूसरी रो से पहली रो घटाना है, लेकिन पहली रो में करना क्या पड़ेगा, पहले 2 से गुणा करेंगे तब घटाएंगे उसको सेकेंड रो से। तो पहली रो में जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो 2 में से 2 गया, कितना बचा 0 बचा। और यहाँ 3 में से -2 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, जन 0। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस 0 में से यहाँ 2 से गुणा किया गया ना, R2 - 2R2, जो यहाँ किया वही यहाँ करेंगे। 0 में से घटाएंगे 2 तो क्या आएगा, यहाँ -2 आएगा, और 1 में से घटाएंगे 0 तो क्या आएगा 1 आएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए। तो यहाँ 5 से इसको भाग कर दो, बस आसानी से हो जाएगा। तो 1 - 1 0 1, हमने क्या किया यहाँ पर 5 से भाग कर दिया। किस में कर दिया, R2 में हमने 5 से भाग कर दिया। ठीक है ना। देखें आप कितना आसानी से हो गया ये। R2 में हमने क्या किया 5 से भाग कर दिया, तो ऊपर तो वही रहेगा 1 - 1 0 1/5। यहाँ पे अभी यहाँ पे 1 हो गया, और ये तो -2 रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2/5। हाँ ये ध्यान रखिए, -2/5 और 1/5। और यहाँ क्या हो गया आपका 1, और ये आपका 0 था, तो ये आपका 0 ही रहेगा, ये आपका 0 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ 1 - 1 0 5, और 1 0 सेकेंड रो में हुआ, जिस रो में होता वो 5 और 1/5।
अब यहाँ देखो क्या कमी रह गई, अभी ये -1 क्या हो जाए, 0 हो जाए तो हमारा i बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, 2 में R1 में R2 जोड़ दीजिए आप। R1 में हमें ऑपरेशन करना है, R1 प्लस R2 कर दीजिए, बस इतना काम करना है। तो 1 -1 + 1 क्या हो गया, 0, और सेकेंड में कुछ नहीं किया तो इसको जैसा है वैसे रहने दीजिए। आप यहाँ जोड़िए, पहली रो में 1 प्लस यानी कि 1 - 2/5 क्या हो जाएगा, 5 अगन 5, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/5, ठीक है ना, 3/5 और 1/5 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर देखेंगे, और ये हो जाएगा आपका -2/5 और 1/5, ठीक है, -2/5 और 1/5, और ए आपका रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रखें आप। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ए इनवर्स बराबर क्या होगा, इस ए को इधर लाइए, अगर आप देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स का मान हो गया है आपका 3/5, 1/, -2/5 और 1/5, ये आपका ए इनवर्स कहलाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है, आई होता है। ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है, आई होता है। तो इसका अगर ए है तो ये ए इनवर्स है, तभी तो आई आया बराबर, ये आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज में है वो आपके लगभग 13-14 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से लगाने हैं, सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप से लगाने हैं, ये ध्यान रखें। और बाकी के सारे क्वेश्चन मैं आपको इसके भेज दूंगा फोटो, तो आप देख लेना और लगाना है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था, इसको आप लोग नोट करिए और क्वेश्चन को लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है मैं पूरी एक्सरसाइज फिर से आपको करवाऊंगा।